जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबका एनसीईआरटी की इस सीरीज के अगले वीडियो में। जैसा आप जानते हैं, हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री का 8th क्लास का जो सेगमेंट है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका। आज हमें करना है आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी ही रहता है कि एग्जाम्स में आते हैं। इससे पहले हम 6th क्लास के एनसीईआरटी, 7th क्लास के एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगी, आप ढूंढ सकते हैं। पीवाईक्यू की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है, आप एक बार देखें। हजारों लोग देख रहे हैं, आप भी देखेंगे तो अच्छा लगेगा। जियोग्राफी की भी सीरीज चल रही है, आप एक बार विजिट करें चैनल पर। हिंदी माध्यम में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराने का जो काम है वह किया जा रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के अपने 4th चैप्टर पर। चैप्टर 4, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। फ़ायदा क्या है आपका पढ़ने का? मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ कि इसमें से क्या-क्या नोट करना है। जो मैं हाईलाइट करता हूँ, इसका मतलब वह महत्वपूर्ण चीज़ें एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो शायद आप अभी नए हैं तो आपको उतने अच्छे से एनसीईआरटी समझ में ना आए कि कहाँ से क्या चीज़ निकालनी है। मैं आपको वहाँ से निकालने का प्रयास करता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पर से फाइंड आउट करके एग्जाम के ओरिएंटेड जो है वह आपको प्रोवाइड करा दी जाए। तो 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी था जिसके बारे में ऐसा लोग कहते थे। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकू क्या होता है? पहले बात तो टर्मिनोलॉजी आती है, तो आपका पहला जो लाइन है वह मिल गई, पहला नोट्स बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया। दीकू किसे कहते हैं? जो बाहरी लोग होते हैं। वहाँ पे कुछ भी दे देगा कि सिर्फ अंग्रेजों को कहते थे या सिर्फ इनको कहते थे, तो नहीं, जो भी बाहरी लोग आएंगे अंदर उनको एक ही शब्द से संबोधित किया जाएगा, उसका नाम है दीकू। दीकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती भी मनाई जाती है और बहुत कुछ हो रहा है उनके नाम पर झारखंड में, तो क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो बिरसा मुंडा मुंडा एक जनजाति समूह जो छोटा नागपुर में रहती है। छोटा नागपुर प्लेटू जो है वहाँ यह पाई जाती है जनजाति। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। तो बिरसा मुंडा जी के जो समर्थक थे वह सिर्फ मुंडा परिवार के नहीं थे, मुंडा जनजाति के नहीं थे, बल्कि संथाल और उरांव जनजाति के भी लोग शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। अब आप अगर नए होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे। आप 6th का क्लास देखिए पूरा, फिर 7th के 10 लेक्चर हैं वो देखिए, 8th के इससे पहले के 3 लेक्चर हैं वो देखिए, फिर आप समझ में आएगा आपको क्रोनोलॉजी पूरी चल क्या रहा है। हमने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास पढ़ के अब आधुनिक भारत में एंट्री की है। तो आप एक तरफ से देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे? आपको यहीं से जो क्वेश्चन मिलते हैं ये सोचने वाले होते हैं। आप इन पे क्वेश्चन नहीं करते, आप पढ़ते चले जाते हैं। पढ़ना नहीं है, रुकना है। कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे कितनी देर रुकना है, ये सब वही बता सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। तो बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहते थे? जिन्हें दीकू कहा जा रहा था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेज के राज में आदिवासियों के साथ क्या क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इन सब के बारे में हम इस सब चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्न मिल गए, अब आपको इन प्रश्नों के इर्द गिर्द चीजें ढूंढनी है। पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा, आपने पिछले साल का मतलब पिछला वीडियो नहीं देखा चैप्टर 3, तो आपको कैसे समझ में आएगा? ज्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी, ये ध्यान रखिएगा।
इनकी रस्में थी, जो रीति रिवाज थे, वो ब्राह्मणों से अलग थे, जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित थे उससे अलग थे। कह देगा स्टेटमेंट में कि स्टेटमेंट क्या बनेगा कि आदिवासी कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों की तरह थीं। आपको लगेगा हाँ सब वही कर रहे थे तो ऐसा ही होगा, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या है, अलग थी। आप इसको पढ़ते हुए निकल जाते हैं, ठीक है। ये फायदा है वीडियो का। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे। ये दूसरा स्टेटमेंट है। क्या है, इन समाजों में जो आदिवासी हैं वहाँ गहरे सामाजिक भेद नहीं थे, उतना भेदभाव नहीं था जितना कि बाहर था, जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। जो बाहर था जातिवाद, उतना जातिवाद इनके बीच में नहीं था। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे। लेकिन यार इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। यानी जाति भेद नहीं था, भेदभाव ऊंच नीच का उतना नहीं था, लेकिन आर्थिक और सामाजिक फर्क तो था ही। ऐसा नहीं है कि सब बराबर थे, कुछ ज्यादा अमीर, कुछ कम अमीर, कुछ गरीब थे, लेकिन उनके बीच में वैसे भेदभाव नहीं थे जैसे भेदभाव आम लोगों के बीच बाहर, जो जंगलों से बाहर, जो पहाड़ों से बाहर, मतलब जो आदिवासी नहीं थे उनके बीच में जो चीजें थी वह आदिवासियों के बीच में नहीं देखी जाती हैं। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, अब हम देखते हैं जीते किस तरह थे, कहाँ क्या खाते थे, कैसे पीते थे पानी, क्या करते थे, क्या चीज उनकी आजीविका का साधन था, वह सब देखते हैं। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती आपने देखा होगा। झूम खेती क्या होता है, मान लो ये यहाँ पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है, तो खूब सारे पेड़ खड़े हुए हैं, खूब सारे पेड़ खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन पेड़ों को क्या करेंगे, ये काट देंगे, ठीक है। काट देंगे तो नीचे पेड़ गिर जाएंगे, उसको फिर जला देंगे, उसकी जो राख होगी उसको मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी क्या हो जाएगी, उर्वरा हो जाएगी, उर्वर मिट्टी हो जाएगी। उर्वर मिट्टी में बहुत अच्छी फसल होती है। कुछ दिनों के बाद ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वह क्या करेंगे, इस प्लाट को, इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे और आगे वाले पेड़ों को कट करके वहाँ की जो उर्वरा शक्ति वाली भूमि है उसका उपयोग खेती करने के लिए करेंगे। इसी को झूम खेती कहते हैं, घूमते हुए खेती करते हैं। कई जगह अलग अलग नाम है, हमने पहले वीडियोज में पढ़ लिया है उसको। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। राख में पोटास होती थी, जिसकी मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, ठीक है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे। कुल्हाड़ी या कुदाल कुदाल से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने, बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये स्टेटमेंट में आएगा कि वह खेत में बीज बोते नहीं थे, रोपते भी नहीं थे, खेत को जोतते भी नहीं थे, बल्कि ऐसे ही बीज को बिखेर देते थे। आई रिपीट, वे खेत को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें खेत में बिखेर देते थे। बिखेर दिया बस अपने आप हो जाएगी फसल, ठीक है। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहां से उन्होंने अभी फसल काटी थी जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी और फिर कुछ समय के बाद वहां फिर से पेड़, घास फूस सब उगते थे और फिर से यही क्रिया चालू हो सकती थी। झूम कृषि को घुमंतु किसान भी बोलते हैं। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन, जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतु खेती कर सकते थे, मतलब उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी कि आप ये मत करो वो मत करो। वो अपने मजे से वही अपना जो जीवन था वो जी रहे थे। उन्हें यही लगता था कि यही तो जीवन है। लेकिन फिर एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की, जो हम अभी पढ़ेंगे। परती का मतलब क्या होता है, कुछ समय तक खेत को छोड़ दो तो उसकी उर्वरा शक्ति अगर खत्म हो जाती है तो वो परती पड़ी रहती है, ठीक है। साल एक पेड़ होता है, महुआ एक फूल है जिसे खाया जाता है, ये शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बीच बीच में ये भी पढ़ते रहा करिए। अभी हमने देखा कुछ घुमंतु थे, तो यहाँ पर आएगा कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। सिर्फ
घुमंतु खेती नहीं करते थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय कहाँ रहता है और कौन है? तो उड़ीसा खोंड समुदाय। एक तरफ समुदाय दे देगा और एक तरफ राज्य दे देगा और कहेगा सही मिलान कीजिए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो खोंड समुदाय कहाँ रहता है? उड़ीसा में रहता है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। क्या? टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या बनेगा? वह कौन सा समुदाय है जो टोलियां बनाकर शिकार पर निकलता था और जो भी हाथ में लगता था उसे आपस में बांट लेता था? नीचे 4 ऑप्शन होंगे: खोंड समुदाय, उरांव समुदाय, संथाल समुदाय या मुंडा समुदाय। तो आपको खोंड समुदाय पे टिक कर देना है। मैं बार बार बताता रहता हूँ क्वेश्चन क्या बनने वाले हैं फ्यूचर में। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे शाल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको पता ही होगी। जंगल में रहते हैं तो जंगल की चीज़ें यूज करेंगे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। ये भी इम्पोर्टेंट आपको पता होगा। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश क्यों यू जरूरी है? रंगों के लिए, रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी। वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुसुम और पलाश का संबंध किससे है? खोंड समुदाय से है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, किसी एग्जाम में आ चुका है। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? अब इनके पास तो जंगल में है, वहाँ तो ये चावल अभी बात ही नहीं हुई है कि उगाते थे कि नहीं उगाते थे। तो उन्होंने पूछा चावल कहाँ से लाते थे। सिंपल सी बात है, अगर ये मार्केट जा रहे हैं अपनी चीज़ें बेचने, साल और कुसुम और पलाश ये सब, तो वहाँ से हो सकता है उसके बदले चावल खरीद के ले आए। नॉर्मल सी बात है। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, तो मैंने बताया। वे अपने कीमती वन उत्पादों के बदले जरूरत की चीजें ले लेते थे। कई बार उन्हें जरूरी चीजें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। कई बार अदला बदली से चीजें मिल जाती थी और कई बार आमदनी जो रुपए होते थे उससे भी चीजें खरीदनी पड़ती थी। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में भी नौकरी भी करते थे। यानी सिर्फ यही नहीं करते थे, नौकरी भी करते थे। ये भी ध्यान रखना, सिर्फ जंगली वस्तुओं पर ही निर्भर नहीं थे, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई बोझा ढोता था, कोई सड़क निर्माण में नौकरी करता था। वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। तो ये याद करने की आवश्यकता उतनी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। गांव में जैसे ही समस्याएं बढ़ती हैं लोग शहरों की तरफ भागते हैं काम करने के लिए। वैसे ही जंगलों में जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे, जब चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी, जब काम कम पड़ जाएगा तो वह बाहर निकलेंगे और बाहर निकलेंगे तो बाहर जो भी काम मिलेगा, सड़क निर्माण का, बोझा ढोने का, ये जो भी, वह सब करेंगे ही करेंगे। उसमें कोई अतिशयोक्ति की नहीं बात होती है। आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैगा और औरों के लिए काम करने से कतराते थे। जो बैगा समुदाय है वह औरों के लिए यानी दूसरों के लिए काम करने से कतराता था। क्यों? बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। तो ये भी पूछ सकता है कौन सा समुदाय था जिसके लिए मजदूरी करना अपमान की बात होती थी? तो वह बैगा समुदाय है। अंडरस्टैंड? अभी हम खोंड समुदाय से पढ़ के आए कि वह लोग कौन थे। पलाश कुसुम का संबंध उनसे था, शाल और महुआ का संबंध उनसे था। वह टोलियों में शिकार करते थे, उसको बांट के खा लेते थे, चीज़ें बांट लेते थे। वो स्टेटमेंट था खोंड के लिए। और ये समुदाय क्या है? बैगा समुदाय क्या करता है? मजदूरी करना अपमान समझता है। सीधे स्टेटमेंट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय मजदूरी करने को अपना अपमान समझता था? तो बैगा समुदाय होगा। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। सिंपल बात है, जो आपके पास नहीं है वो खरीदना पड़ेगा ही। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों
और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। कोई नई बात है नहीं। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज बेचते थे। अब सामने वाले को जरूरत है तो व्यापारी उससे मुनाफा खरीदेंगे, वो जानते हैं तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा दे देते थे, यानी ये कर्जा भी इनके पास अभी तक आ चुका था। ऐसा नहीं था कि ये कर्जा नहीं लेते थे या इनका कोई संबंध ही नहीं था बाहर से। ये रहते जरूर जंगलों पे या पहाड़ों पे थे, लेकिन इनका संबंध बाहर से था। आपने ऊपर देखा कि वो बाहर जाकर बोझा ढोते थे या सड़क निर्माण में काम करते थे। यहाँ आप देख रहे हो कि कर्जा भी लेते थे, मार्केट में जाके चीजें खरीदते बेचते भी थे। तो संबंध बाहर से थे। उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, कोई बड़ी बात नहीं है, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि ब्याज ज़्यादा होता है। बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। ठीक है, तो बाहरी लोगों से समस्याएं होने लगी थी। क्या ये शिकारी ही थे कि कुछ जानवर भी पालते थे? तो हमने पहले देखा कि ये जंगल की चीज़ों पर निर्भर थे। दूसरी बार देखा हमने कि ये शिकारी थे, संग्राहक थे। तीसरी बार में हमने देखा कि ये जानवर भी पालते थे। कौन से जानवर पालते थे? बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। एक जगह घास खत्म हो जाती तो दूसरे इलाकों में चले जाते थे। हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। कौन कौन से दो समुदाय बताए थे जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरफ रहते थे, आपको याद होगा। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर बक्करवाल भी बोलते हैं कई बार। आंध्र प्रदेश के लवाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू मनाली के गद्दी समुदाय, कुल्लू मनाली भाई हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, समुदाय के लोग गडरिये थे। गडरिये मतलब भेड़ों को चराने वाले। कश्मीर में बक्करवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पुस्तक में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो 9th की एनसीईआरटी जो हम कराएंगे 8th के बाद, अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे, लाइक कमेंट करते रहेंगे, तो हम इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। तो सबका वक्त होता है, धान बोने का वक्त, गेहूं काटने का वक्त, ऐसे ही ये भी वक्त था। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती? ये सही बात है। कुछ लोगों की समझदारी अलग चीजों में होती है, कुछ लोगों की अलग कामों में होती है। हर व्यक्ति एक ही काम एक जैसा नहीं कर सकता। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरत के बीच कामों के बंटवारे से चलती है। सिंपल सी बात है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम बटे होते हैं कि ये आप करिएगा, ये आप करिएगा। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930-1940 के दशक में कई साल मध्य भारत के बैगा और खोंड समुदायों के बीच बिताए थे। तो ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि आपने अगर PYQ देखे होंगे जो मैं करा रहा हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। पूरी हिस्ट्री करा दी मैंने, प्लेलिस्ट बनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था 3-4 नाम देकर कि ये कौन थे। ठीक है, तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहाँ है? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन था? बेगा और खोंड समुदाय के बीच समय इसने बिताया था, उनके बीच रहा था, उनके बारे में चीजें लिखी हैं। तो बेगा खोंड समुदाय से कोई भी व्यक्ति का अगर लेना देना कहीं भी निकल कर आए आपको क्वेश्चन में, चाहे तो स्टेटमेंट में, तो वेरियर एल्विन अगर कहीं है तो आप टिक मारकर आगे बढ़ सकते हैं। एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। जैसे वे क्या लिखते हैं? चैत्र में औरतें, चैत्र जो होली के समय का महीना होता है हिंदी का, वो होता है चैत्र में औरतें फिर इकट्ठा करने और बच्चे खुशी ठूठों को काटने जाती थी। जो बात को गेहूं या धान काट दो, बात को छोटी छोटी घास टाइप की खड़ी रहती है, जिसे जला दिया जाता है या काट कर खेत में बिछा दिया जाता है, तो उसी को ठूठा बोलते हैं। बच्चे कुछ ठूठे को काट कर पुरुष बड़े पेड़ों को काटते हैं और शिकार पर जाते हैं। तो पुरुष क्या करते हैं? बड़े पेड़ों को काटते हैं, शिकार पर जाते हैं। महिलाएं क्या करती हैं? तो इन सब चीजों को काटती हैं। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, इसने क्या लिखा है? पूर्व से शुरू होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन देखो आप क्या क्या डीप में लिखा है। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता है।
शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते हैं। औरतें सागो, इमली और मशरूम आदि फल बीनकर लाती थीं। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंदे इकट्ठा करती थीं या महुआ के बीज इकट्ठा करती थीं। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। किसको सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था? मध्य भारत के आदिवासियों बैगाओं को। किसको? बैगा समुदाय जो हमने पढ़ा, उसे सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। यह भी ध्यान रखो, शिकार पे तो जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। शिकार तो कभी भी कर सकते हो, शिकार का क्या, कृषि में समय होता है। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। कुआर में फलियां आने लगती थी। कुआर मतलब कुंवार बोला होगा। कार्तिक में कुटकी में पक जाती थी। अगान में सारी फसल तैयार हो जाती थी। पूस में फटकन किया जाता था और नाच गाना शादियां भी पूस के महीने में ही होती थी, क्योंकि तब तक चीजें खत्म हो जाती थी खेती की। तो आदमी फ्री है तो नाच गाना। माघ में पुरुष नए बेवड़ की तरफ चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीजों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। तो बेवड़ क्या है? बेवड़ कहीं लिखा होगा, ये लिखा है। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, यानी बेवड़ को क्या कहते हैं? घुमंतु खेती को ही बेवड़ कहते हैं। ठीक है, तो यह टर्मिनोलॉजी में बेवड़ याद रखिएगा। बेवड़ क्या है? तो घुमंतु खेती को ही बेवड़ कहते हैं। यह चक्र पहले साल का होता था, पूरा खेती होती। अब उन्होंने इकट्ठा कर लिया, एक बार फसल हो गई तो उसे इकट्ठा कर लिया, तो दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि कुछ फसलों को ही बुआई करनी पड़ती थी। बाकी एक बार बो दिया, कई वर्षों तक चलता था। भोजन काफ़ी होता था, इसलिए पुरुषों बेवड़ों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी जरूरत पड़ने लगती थी। फिर धीरे धीरे खत्म होता है स्टॉक, तो और जरूरतें होने लगती हैं। ठीक है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। अभी हमने क्या क्या देख लिया? घुमंतु खेती देख ली, फिर शिकारी संग्राहक देख लिया, फिर हमने पालतू जानवर देख लिए। अब कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही जगह खेती करते थे, जिसे स्थायी बोल सकते हैं। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे, यानी यह समय आगे भी बढ़ चुका है। तो घुमंतु खेती से आगे आकर अब वो एक जगह रहकर भी खेती करने लगे थे। बहुत सारे समुदाय में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ये लाइन याद रखिएगा, जमीन पर्सन की नहीं होती थी कि ये रामू की है, श्यामू की है, या मोहन की है, सोहन की, नहीं, पूरे ग्रुप की होती थी, पूरे कबीले की होती थी जमीन। उसमें वो आपस में बांट लेते कि इस पे हम खेती करेंगे, इस पे तुम करना, इस पे तुम करना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ये बहुत सारे समुदायों में था, सिर्फ एक दो समुदाय नहीं थे, बहुत सारे ऐसे समुदाय थे। ठीक है, और ये लोग हल का भी यहाँ पर बात हो चुकी है, हलों का इस्तेमाल। ठीक है, कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। यानी जो हम पहले घुमंतु वाला देख आए थे ना, सबसे पहले जो साफ किया था जिसने जमीन, उसी के जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हीं को कुल कहा जाता था। कुल, कि हम किस कुल के हैं, आज भी वंश कुल चलता है। जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। सिंपल सी बात है, हमेशा चाहे भाई भाई हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे गांव हो, शहर हो, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग गरीब होंगे। ऐसा कहीं है ही नहीं दुनिया में जहाँ सिर्फ समानता हो। कुछ अमीर कुछ गरीब हर जगह पाए जाते रहेंगे। कुछ मुखिया बन जाते थे जो ताकतवर होते थे, बाकी उनके अनुयायी बन जाते थे। सिंपल सी बात है। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर जमीन बटाई पर दे देते थे। पिछले वीडियोज में अभी हमने देखा था, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु करने वाले के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ब्रिटिशर्स को क्या था, आप एक जगह पर रहो। अब एक जगह पर रहेंगे तो क्या है कि ब्रिटिशर्स अपने साथी को भेजेगा, जाओ 31 तारीख हो गई, राजस्व वसूल कर लाओ।
समझ रहे हो आप। तो इस ब्रिटिशर्स के लिए आसान था। अब इनको घेरना, सेना को इधर उधर से लगा दिया, इन्हें घेरना भी आसान था क्योंकि ये एक जगह रहते थे, या जो भी चीजें थी अगर एक जगह स्थायी पता है किसी का तो वह आसान हो जाता है लोगों के लिए और सरकार के लिए भी। लेकिन अगर वह घूम रहे हैं तो अब कैसे पता करोगे कौन कहाँ पर था, किससे तुमने टैक्स वसूला, किससे नहीं वसूला। पता चला इनसे टैक्स वसूला है, 4 दिन बाद आगे बढ़ गए, आपने फिर वहां पहुंचकर कहा भैया राजस्व, उन्होंने कहा दिया तो था पीछे, कब दिया, पीछे देकर तो आए, पीछे कहाँ। तो ये सब समस्याएं हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को क्या लगता था, आप एक जगह रहो तो हम उसके हिसाब से अपनी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनाना जरूरी है। अब आ जाते हैं ब्रिटिशर्स। तो औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो पहले बात तो आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ, जो मुखिया बनते थे, जो कहते थे हम ही हम हैं। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था, जो पावर में होते थे। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, और जिसके पास आर्थिक ताकत वही सामाजिक ताकत भी रखता है, आज के समय में भी और पहले के भी समय। वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, जैसे पिछले आपने वीडियोज में मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखा था। वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। अब ये पूरा मान लो कबीला था, यहाँ एक ताकतवर राजा है, वो अपना शासन चलाता था कि जैसे हम बोलेंगे वैसे ही होगा सब। अब इनसे बड़े वाले आ गए ब्रिटिशर्स, उन्होंने कहा बेटा अब तो मुझसे भी नहीं होगा, अब तो हम जो बोलेंगे वो होगा। तो इनकी जमीन तो इनके पास ही रही, इनके पास पैसा वैसा सब है, लेकिन इनकी पावर छीन ली गई, इनके शासन जो है वह छीन लिया गया कि अब आप नहीं नियम बनाओगे, अब नियम बनाएंगे हम। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और कहा तुम भी अब नजराना दोगे, अभी तक तुम मौज किए हो, अब हमें तुम टैक्स दोगे, या नजराना जो भी आप बोल दें। अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से वे अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। कहा अगर तुम्हें सच में जिम्मेदारी लेनी है, सच में थोड़ा सा पावर में रहना है, तो हमारे प्रतिनिधि बनकर रहो, हम जो कहें वो करो और हमें समय समय पर चीजें पहुंचाते रहो। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। पहले वह खुद राजा थे कि हम जो कहेंगे वही हमारा, वो कौन सा डायलॉग किस उसका है, हम जो कहते हैं वही हमारा शासन, जो भी है हमने तो देखी नहीं, लेकिन हाँ ऐसा सुनता है हम। तो पहले तो उन्हें ये लगता था कि जो हमने बोला वही शासन है, वही सब कुछ है। अब उनसे भी बड़े वाले आ गए तो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा होनी ही है। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। ये क्या फिगर बना हुआ है, तो यहाँ झोपड़ी बनाई जाती होगी आदिवासियों के गांव में, लट्ठों से बना घर। जब वे घर बनाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारे गांव में भी जब छप्पर चढ़ाना होता था, अब तो बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन 10 साल पहले की बात भी है कि 10 साल पहले भी छप्पर चढ़ता था और मोहल्ले के कई लोग आते थे। कई लोग कन्नी काट जाते थे, मतलब किनारे हो जाते थे कि भैया हम तो नहा लिए हैं, भैया हम तो कहीं जा रहे हैं, नहीं जाना होता था तब भी चले जाते थे। क्यों? क्योंकि छप्पर चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़ा छप्पर होता था भाई, बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा सब परेशान हो जाते थे। लेकिन वाह क्या गाँव की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। अब आ गया अभी हमने क्या देखा, जो अपने आप को राजा समझते थे मुखिया लोग, उनका क्या हुआ। अब हम देखेंगे जो घुमंतु काश्तकार थे, तो घूम घूम के खेती करते थे, घुमंतु किसान थे, उनका क्या हुआ। ऐसे समूह से अंग्रेजों को काफी परेशानी होती थी। वो यहाँ आए, पता चला कल यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, तो किसानों को इधर उधर जाने से ब्रिटिश को दिक्कत थी। वहां भटकते रहते थे, एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी को नियमित स्रोत भी चाहते थे। हमने पिछली वीडियोज में देखा, स्थायी बंदोबस्त और महलवारी, सबके फायदे नुकसान सब देखे थे हमने, आपने देखा ही होगा। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। अभी तक क्या था, पूरा जो टुकड़ा था वो कबीले का था, पर्सन टू पर्सन नहीं जमीन थी। अब इन्होंने क्या कहा, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया।
जमीन मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया गया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। जमीन तय कर दी कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, तुम इतना लगान दोगे, तुम्हारे पास इतनी है, तुम इतना लगान दोगे। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। मतलब सबको अपने हिसाब से तय कर दिया। अब ये लोग जो अंदर होंगे वो परेशान होंगे ना, कौन आके हमें बांट दे रहा है कि इतना तुम लोग होते कौन हो। ठीक है, आप देख चुके हैं अध्याय 2, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे, भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। अध्याय 2 आपने देखा ही होगा। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। वही जमीन उर्वरा होगी, जमीन अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा, धूप अच्छी होगी, तभी तो चीजें अच्छी होंगी। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दो। और वैसे भी आदमी चेंज बहुत जल्दी नहीं हो पाता है, परंपरागत चीजें उसके जीवन में बसी रहती है। परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता है। अब ये सोच रहे थे ब्रिटिशर्स कि हम आए हैं, नियम बनाए हैं, तुरंत ये बदल जाएं। कैसे बदल जाएंगे भाई। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घूमने की छूट दे दी कि ठीक है, आप इतने हिस्से में घूम सकते हैं। वन कानून और उनके प्रभाव, कौन सा कानून कब आया, क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं। आपने देखा है आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वन कानून में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सारे जंगलों पर, ध्यान रखिए, जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने ही घोषित कर दिया था कि जंगल राज्य की संपत्ति है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। तो ये आरक्षित वन भी तभी घोषित हो गए थे, कुछ ऐसे ध्यान रखना। ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब बहुत ज्यादा रटने वाले फैक्ट नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया आपको समझ में आ जाएगा। एक बार और वीडियो देख लीजिएगा संडे को, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। इसके अंदर हम खेती करेंगे, उससे ज्यादा झमेला होगा, इससे बढ़िया इसको छोड़ो और बाहर चलो, बढ़िया से मजदूरी करो, दिन भर काम करो, शाम को रुपये लो, खाओ पियो, मौज करो। ये लोग सोचने लगे ये, ठीक है। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। कौन सी समस्या? यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। स्लीपर्स क्या है? तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछी होती हैं। आप देखते हैं ये रेल की पटरियां बिछी हैं, तो इसके नीचे पहले पटरा लगाया जाता है और इस पटरे के पीछे नीचे भी पत्थर पड़े होते हैं। ठीक है, तो पहले पत्थर पड़े होते हैं बहुत बड़े बड़े, और उसके बाद उसके ऊपर लकड़ी रखी होती है और उसके ऊपर पटरी बिछाई जाती है। ये क्यों होता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या तो आप इंटरेस्टेड हो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे कोई सी ना किसी ने बताया होगा। मजेदार चीजें हैं, पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। अब ये सब काटने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर तो कह रहे भाई तुम हमारा जीना दुश्वार करोगे तो हम तुम्हारा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो वह लोग बाहर चले गए काम करने के लिए या कुछ और काम करने लगे। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। क्या हल ढूंढा? उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे, उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते, शर्त क्या थी? गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। आपको खेती के लिए जमीन दे दी जाएगी, आप खेती करो, लेकिन आप कुछ समय के लिए हमारे यहाँ काम भी करो। जंगलों की देखभाल करनी होगी, यह भी आपको करना है। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। वन गांव, वन गांव क्या थे ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अंग्रेजों के इस देश में जीना कठिन है, ये किसने कहा था, क्यों कहा था, ये सब चीजें देखते हैं। तो वही वेरियन एल्विन का नाम याद रखिएगा। एनसीईआरटी में जो भी नाम आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। 1930 के दशक में वेरियन एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बैगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। हम ऊपर भी पढ़ के आए। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला संस्कृति को जानना चाहता था।
उन्होंने बैगाओं के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए जिनमें इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेजों के शासन में बैगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं पढ़ते हैं। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल, जीना कितना है मुश्किल। जमींदार बैठा है गांव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेजों के इस देश में जीना कितना है मुश्किल। पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, समझो पशु कर भी था इसका मतलब। तो भैंस बेचते हैं जंगल कर के लिए, यानी जंगल कर भी लगता था। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान। भोजन पाए कहाँ से, अंग्रेजों के इस देश में। आप इस कविता को पढ़ते और निकल जाते, जबकि ये तीन तीन टर्म जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए। बाकी कोतवाल पटवारी तब भी हो गए थे, आने लगे थे कोतवाल पटवारी। आज भी लोग कोतवाल और पटवारी के नाम से ही गांव के लोग सन्न रह जाते हैं कि भाई लफड़ा ना हो जाए कोई, क्योंकि कोतवाल और पटवारी गांव में बहुत इज्जत होती है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। सिंपल सी बातें करेंगे ही, उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुके थे। वो जैसे जीते रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, कह रहे नियम लाओ ना लाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी कि आ जाओ दो दो हाथ कर ही लेते हैं। अब आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट आ गया 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा, कहाँ, असम में, 1930 में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह, इसी तरह के विद्रोह थे कि आओ दो दो हाथ कर ही लिए जाएं। अब आ जाते हैं व्यापार की समस्या पर। 19वीं सदी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। ऐसा क्या है कि बहुत स्पीड से बहुत जल्दी जल्दी आने लगे। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा कि क्या होने वाला है, क्या इससे आगे फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति देखते हैं। 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत को निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। किसका, भारतीय रेशम का। इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल, कौन, संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। पहले कर्जा दो फिर चीजें अपने मन मुताबिक करा लो। चीन को कोई याद नहीं करेगा इस बात पर। और और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को वर्धयान, वर्धवान या गया भेज दिया जाता था। गया, गया वही गया, बोध गया, पटना के पास बिहार में। उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। आप समझ रहे हो, 3 से 4 रुपए में खरीदते थे, 3 रुपए या 4 रुपए में खरीदते थे और 5 गुना कीमत पर बेच देते थे। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। 5 गुना में बेचोगे तो भाई कितना ही मुनाफा है देखो। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे। आज भी होता है, जब तक किसान के खेत में टमाटर, पोटैटो यानी आलू और ओनियन यानी प्याज खेत में रहता है तब तक चीजें सस्ती रहती है। जैसे ये गोदाम में पहुंचता है, यहाँ से निकलता है, कई गुना चीजें बढ़ जाती हैं, कई गुना प्राइस बढ़ जाता है। सेम यहाँ हो रहा था। ठीक है, ये आप देखो कोयला में कैसे खदान में काम करते हैं लोग। 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। 1920 का मतलब वो है जो बिहार है, उसका मतलब झारखंड वाला भी रीजन कंसीडर किया जा रहा है। अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि यह खतरनाक था। अक्सर सचमुच जान ले लेते हैं, जान भी चली जाती थी, मतलब इतने नीचे। 1920 के दशक में देश को कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूर मारे जाते थे 1920 के समय। अब आप इसको नहीं पढ़ते हैं, ये भी भारत की दुर्दशा में एक पॉइंट है। ठीक है, आज़ादी के समय यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण था
लेकिन हम लोग वही बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन इन पर ध्यान ही नहीं देते। आप मेंस में ये चीज़ भी कोट करिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लगेगा टीचर को जो भी चेक करेगा कि इसने ढंग से पढ़ाई की है। ये सिर्फ वही नहीं लिख रहा है जो सब लिख रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग चीज़ें लिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं काम की तलाश, क्योंकि हमने पिछले देखा कि काम की तलाश में ये लोग बाहर निकलने लगे थे। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों, झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए झारखंड, आज का झारखंड की बात कर रहे हैं, आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। ठेकेदार जानता है आपकी मजबूरी है, आप करोगे, ठीक है, तभी वह कम रुपए देता है। अब एक चीज़ देखते हैं नज़दीक से देखने पर कि क्या था क्या नहीं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानून, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए कर और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने, बस्तर विद्रोह 1910 में, 1940 में वल्ली विद्रोह, बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। यहाँ से क्या पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाएगा क्रोनोलॉजी। सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ, तो कोल विद्रोह हुआ 1831-32 में। फिर कौन सा हुआ, संथाल विद्रोह हुआ 1855 में। फिर हुआ बस्तर विद्रोह और फिर हुआ वर्ली विद्रोह। किस बीवी, किसकी बीवी, कुछ भी याद कर लो यार, लेकिन आ गया तो मजा आ जाएगा। दूसरा क्या पूछ सकता है, एक तो ये हो गया क्रोनोलॉजी। दूसरा होगा एक तरफ सारे विद्रोह दे देगा, कोल विद्रोह, संथाल, बस्तर, और दूसरी तरफ यूपीएससी पूछेगा 1831, 1855, 1910, 1940 कौन से सही सुमेलित हैं या सही सुमेलित करो। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मिल गए तो मजा आ जाएगा। अब आते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिताजी गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बेहुंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। ये महत्वपूर्ण नहीं है। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीगो के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे। डीगो क्या है, हम बात कर चुके हैं। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई जिसे कहते हैं, लड़ रहे थे। उनके लिए मुल्क का मतलब अपनी जमीन की बात थी। लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है। आपने इस लाइन पर गौर किया? अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं अगर वह ईसाई बन जाएं। यानी मिशनरी पूरी तरह से एक्टिव थी। ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जा रहा था कि अगर आपको सही जीवन जीना है तो ईसाई बन जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे। आप ईसाई बन जाएंगे तो आपकी जमीन को छोड़ दिया जाएगा। ऐसी भी चीजें हो रही थी। ठीक है, तो मिशनरी भी अपना काम पूरे अच्छे से कर रही थी। तभी लोग कहते भी हैं कई बार कि कई आदिवासी ऐसे थे जो ईसाई बन गए थे। तभी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पूरे पूरे क्षेत्र में ईसाई फैले हुए हैं। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनमें से काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि क्या क्या आह्वान किया, महत्वपूर्ण है। शराब पीना छोड़ दो। आप भी जो पीते हैं शराब, उनसे आप भी कहिए शराब पीना छोड़ दे, क्योंकि शराब बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करती है। गांवों को साफ रखें, डायन व जादू टोनों से में विश्वास ना करें।
इन्हें पता था कि ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा व्यक्ति फँसा हुआ है। तो आज भी फँसा हुआ है, चाहे जादू टोना हो, चाहे शराब पीना हो, वहाँ फँसा हुआ है। सबसे वाहियात चीज़ें हैं, ठीक है? अंधविश्वास, शराब पीना, ये सब चीज़ें बहुत बेकार है, आदमी को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। तो कुछ जमींदार जो थे उनका भी विरोध किया, जो पैसे लेकर या जो भी उन्हें बाहर का मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। यानी जो भी चीज़ें इनके चक्कर में जो भी संस्कृति खराब हो रही थी, उन सबको ये मतलब बाहर का मानते थे, उन सबको ही विरोध करते थे कि चाहे तुम हो, अगर तुम हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाओगे, हमारी जमीन को छीनने का प्रयास करोगे, तो आप का विरोध हम करेंगे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालन के लिए खेती करते। मतलब इन्होंने याद कराया कि देखो तुम 100 साल पहले क्या थे, देखो तुम 50 साल पहले क्या थे, तुम कितने बड़े थे, ये था वो था। मोटिवेशन जगाने के लिए हमें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप माझी हो, आपके अंदर इतनी ताकत है, आप ये हो वो हो, तो इन्होंने भी ऐसे किया। काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों रिश्तेदारों को खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। सिर्फ ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं था, बल्कि महाजनी, भूस्वामी, सरकार, मिशनरी सबके खिलाफ था, जो भी समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 95 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा हो गई। हम बात कब की कर रहे हैं? 1895 की। इससे पहले 1885 में कांग्रेस की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करने लगे, यानी उन्हें मोटिवेशन करने लगे कि भाई तुम देखो क्या थे। उनके नेतृत्व में समाज की स्थापना के लिए रावण किसको कहा गया? दीकू, यानी बाहरी लोग, चाहे वह ब्रिटिशर्स हो, महाजन हो, कोई भी हो, तबाह करते हैं। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, थाने चर्चों पर हमला करने लगे, महाजन जमींदार की संपत्ति बधावा बोलने लगे। सफेद झंडा बिरसा मुंडा का राज का प्रतीक था। तो कौन था? सफेद झंडा। लाल पीला हरा कर देंगे, ठीक है, तो आपको पता याद रखना है, सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। आंदोलन ठंडा पड़ गया, क्योंकि बड़ा नेता अगर हट जाता है तो चीजें खत्म होने लगती हैं। आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला था ये कि इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है इस टाइप से। दूसरा क्या था? इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों संघर्षों के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। सफेद झंडा याद रखना है, लाइक कमेंट कर ही दिया होगा। आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने PYQ की सीरीज देखी होगी। थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करते रहिए। ये सब क्वेश्चन के आंसर भी आप करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।